एक लड़की अपने बचपन के सबसे खास इंसान को ढूंढने के लिए हजारों किलोमीटर दूर चली गई थी, लेकिन जब वो आखिरकार उससे मिली तो सामने खड़ा इंसान बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो इतने सालों से अपने दिल में याद करती आई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है जियांगमू से। जियांगमू एक समझदार और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी, लेकिन इन दिनों उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी उसकी अपनी माँ थी। उसकी माँ चाहती थी कि जियांगमू उसके नए घर में आकर रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, लेकिन जियांगमू ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसे समझाती है कि अब उसके पिता और जिनझाओ अलग हो चुके हैं और उनका परिवार पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ तक कि वो जिनझाओ को लेकर भी कहती है कि उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब कोई अच्छा काम भी नहीं कर रहा। लेकिन जियांगमू के लिए जिनझाओ की पहचान उसकी माँ की बातों से बिल्कुल अलग थी। बचपन में जिनझाओ बहुत शांत और समझदार लड़का था। वो हमेशा जियांगमू का ख्याल रखता था। दोनों के बीच बचपन से ही बहुत गहरा रिश्ता था। जब जिनझाओ उससे दूर जा रहा था तब उसने जियांगमू को एक पेन दिया था और वादा किया था कि वो एक दिन वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया। साल गुजरते गए और दोनों की जिंदगी अलग हो गई। फिर एक दिन जियांगमू ने फैसला किया कि अगर जिनझाओ खुद उसके पास वापस नहीं आया तो वो खुद उसे ढूंढने जाएगी, और इसी फैसले के बाद वो मानशी के लिए फ्लाइट ले लेती है। उधर मानशी में जिनझाओ की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। जिस जिनझाओ को जियांगमू आज भी अपने बचपन के मासूम लड़के के रूप में याद करती थी, वही जिनझाओ अब एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ रहा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और वो पूरी तरह आक्रामक होकर अपने सामने वाले लड़ाके से भिड़ा हुआ था। आखिरकार जिनझाओ वो फाइट जीत जाता है, लेकिन उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी ने उसे अंदर से भी काफी बदल दिया था। इधर जियांगमू आखिरकार मानशी पहुंच जाती है। उसके पिता नशे में होने की वजह से उसे लेने नहीं आ पाते, इसलिए जिनझाओ खुद एयरपोर्ट पहुंचता है। और जैसे ही जियांगमू एयरपोर्ट से बाहर आती है, उसकी नज़र जिनझाओ पर पड़ती है। वो उसे तुरंत पहचान जाती है, लेकिन कुछ पल तक बस उसे देखती रहती है, क्योंकि जिनझाओ के चेहरे पर चोट और खून के निशान थे। जियांगमू के सामने वही इंसान खड़ा था जिसे वो बचपन से याद करती आई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका था। फिर भी जियांगमू उसके साथ कार में बैठ जाती है। रास्ते में वो उससे पढ़ाई और उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछती है। जिनझाओ बस इतना बताता है कि उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जियांगमू उसके जवाब सुनती रहती है, लेकिन शायद उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर इन सालों में जिनझाओ के साथ हुआ क्या था। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। वहाँ जियांगमू के पिता नशे में पड़े होते हैं। जिनझाओ की नई आंटी उसका स्वागत करती हैं और उसके लिए डम्पलिंग्स बनाती हैं। वहाँ जिनझाओ की छोटी बहन जिनशिन भी होती है। शुरुआत में वो जियांगमू से बात नहीं करती, लेकिन जिनझाओ के कहने पर आखिरकार उसे दीदी कहती है। रात में सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। जियांगमू जिनझाओ के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन जिनझाओ उसे देखकर कहता है कि अगली बार उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से जिनझाओ कितना भी रूखा बन गया हो, जियांगमू को फिर भी लग रहा था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं वही पुराना जिनझाओ अभी भी मौजूद है। रात में जियांगमू को भूख लगती है तो जिनझाओ उसे नाइट मार्केट लेकर जाता है। दोनों वहाँ सी फूड फ्राइड राइस खाने बैठते हैं। तभी जिनझाओ का दोस्त क्रेजी जिन वहाँ आ जाता है और जियांगमू के साथ मजाक करने लगता है, लेकिन माहौल ज्यादा देर तक हल्का नहीं रहता। कुछ ही देर में स्नेकी के कुछ आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और सीधे जिनझाओ पर हमला कर देते हैं। इसके बाद नाइट मार्केट में जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जिनझाओ उन लोगों से भिड़ जाता है और जियांगमू भी इस पूरे हंगामे में फंस जाती है। टेबल और कुर्सियां टूटने लगती हैं और दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं। लेकिन जियांगमू को अभी नहीं पता था कि ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। जिस दुनिया में जिनझाओ पिछले कई सालों से जी रहा था, उसमें खतरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लड़ाई के बाद जिनझाओ जियांगमू को अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर बैठाता है। जियांगमू उसके पीछे बैठकर उसे कसकर पकड़ लेती है। बाइक शहर की सड़कों पर तेज दौड़ रही थी और जियांगमू चुपचाप जिनझाओ को देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जिनझाओ बदल जरूर गया है, लेकिन उसके अंदर जियांगमू के लिए वो पुरानी परवाह अभी भी बाकी है। और शायद इसी वजह से जियांगमू ने वापस जाने के बजाय एक और फैसला कर लिया। उसने अपनी रिटर्न टिकट कैंसिल कर दी। वो मानशी में ही रहेगी। लेकिन जियांगमू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहीं रुकने का उसका ये फैसला आने वाले समय में उसकी और जिनझाओ दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। कहानी अब उसी के अगले दिन से आगे बढ़ती है। बारिश में बीते बचपन के कुछ पल जियांगमू के मन में फिर से ताज़ा हो जाते हैं। जब जिनझाओ उसे छोड़कर जा रहा था, तब उसने जियांगमू को एक फाउंटेन पेन दिया था और उससे कहा था
कि वो अपनी लिखावट सुधारने की कोशिश करे और खाने को लेकर भी ज़्यादा नखरे न करे। जियांगमो रोते हुए उससे पूछती है कि क्या वो कभी वापस आएगा। जिन झाओ उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक जियांगमो नहीं बदलेगी वो भी नहीं बदलेगा। लेकिन जिन झाओ के जाने के बाद साल गुजरते गए और उसका कोई जवाब नहीं आया। जियांगमो उसे लगातार खत लिखती रही। वो अपने नए घर, नए स्कूल और अपनी पढ़ाई के बारे में उसे सब कुछ बताती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन जिन झाओ उसका खत पढ़कर उसे जवाब ज़रूर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपना आखिरी खत लिखा और खुद से कह दिया कि अब वो जिन झाओ को कभी याद नहीं करेगी। लेकिन इतने साल बाद जब जिन झाओ अचानक उसकी ज़िंदगी में वापस आया तो जियांगमो के अंदर दबा हुआ वो पुराना रिश्ता फिर से सामने आ गया था। अगली सुबह जियांगमो घर में थी और जिन झाओ अपने फ़ोन में व्यस्त था। जियांगमो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि कुछ देर बाद उसे बाथरूम से परेशानी की आवाज़ सुनाई दी। जब वो अंदर गई तो देखा कि वाटर हीटर खराब हो चुका था और पानी लगातार लीक हो रहा था। जियांगमो ने तुरंत आंटी को इसकी जानकारी दी। आंटी परेशान हो गई कि अगर पानी इसी तरह बहता रहा तो नीचे वाले फ्लोर पर भी समस्या हो सकती है। तभी जिन झाओ वहाँ रिंच लेकर पहुँच जाता है। वो वाटर हीटर ठीक करने लगता है। काम करते समय उसके शरीर पर बॉक्सिंग की पुरानी चोटों और कट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जियांगमो दरवाजे के पीछे से चुपचाप उसकी पीठ पर उन निशानों को देखती रहती है और उसे देखकर उसका मन फिर उदास हो जाता है। जिन झाओ अचानक उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि वो क्या देख रही है। जियांगमो बात संभालते हुए कहती है कि वो धूप देख रही है। जिन झाओ बाथरूम के अंदर उसकी बात सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि बाथरूम में उसे धूप कहाँ से दिखाई दे रही है। जियांगमो कुछ नहीं कहती। जिन झाओ जब हीटर को देखता है तो समझ जाता है कि उसका पाइप पूरी तरह खराब हो चुका है। आंटी चाहती थी कि किसी तरह पुराना जुगाड़ करके काम चला लिया जाए, लेकिन जिन झाओ साफ कहता है कि वो नया वाटर हीटर मंगवा देगा। वो अपनी जैकेट पहनकर बाहर जाने लगता है। तभी जियांगमो उससे पूछती है कि नया हीटर कब लगेगा और वो अब कहाँ जा रहा है। लेकिन जिन झाओ उसके सवालों से परेशान होकर बहुत ठंडे अंदाज में कहता है कि उसके पास इतने सारे सवाल क्यों रहते हैं और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांगमो उसके इस व्यवहार को देखती रह जाती है। लेकिन जिन झाओ को शायद अंदाज़ा नहीं था कि जियांगमो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जैसे ही वो कार लेकर निकलता है, जियांगमो भी तुरंत घर से बाहर आती है और एक गुलाबी रंग की टुकटुक में बैठकर ड्राइवर से जिन झाओ की कार का पीछा करने को कहती है। कुछ देर बाद जिन झाओ अपनी कार रेलवे स्टेशन के पास पार्क करता है। जियांगमो भी चुपचाप उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन तभी जिन झाओ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। जियांगमो घबरा जाती है कि कहीं वो पकड़ी न जाए। वो तुरंत पास की दुकान से एक केला और फल काटने वाला छोटा चाकू खरीदने का नाटक करने लगती है। जिन झाओ उसके पास आता है और उसे देखकर पूछता है कि आखिर केला खाने के लिए चाकू की क्या जरूरत है। जियांगमो के पास कोई जवाब नहीं होता। जिन झाओ समझ जाता है कि वो उसका पीछा कर रही है और उसे साफ चेतावनी देता है कि उसका पीछा करना बंद कर दे। लेकिन जियांगमो फिर भी पीछे हटने वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो दोबारा टुक टुक में बैठ जाती है और जिन झाओ के लाल बालों वाले दोस्त क्रेजी जिन के साथ वहाँ से निकल जाती है। और यहीं से जियांगमो को पहली बार जिन झाओ की उस दुनिया के और करीब जाने का मौका मिलता है जिसके बारे में वो अभी तक कुछ नहीं जानती थी। क्रेजी जिन उसे मानशी के एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में लेकर जाता है। वहाँ का माहौल पूरी तरह अलग था। चारों तरफ शोर, भीड़ और फाइट को लेकर लोगों का उत्साह था। लोग अपनी पसंद के फाइटर पर पैसे लगा रहे थे। वहीं वीआईपी लाउंज में लाल कपड़े पहना हुआ एक अमीर और घमंडी लड़का लिन सुई बैठा हुआ था। दूसरी तरफ गाड़ियों के शोरूम का मालिक वान अपनी बेटी और अपने लोगों के साथ मौजूद था। आज होने वाली फाइट पर दोनों ने बड़ी रकम का दांव लगाया था, क्योंकि रिंग में उतरने वाला फाइटर कोई आम लड़ाका नहीं था। वो था जिन झाओ, जिसका रिंग नेम ब्रांडी था। उसका मुकाबला होने वाला था वहाँ के बेहद खतरनाक फाइटर हे जांग से। जैसे ही फाइट शुरू होती है, हे जांग बिना किसी रहम के जिन झाओ पर हमला करने लगता है। एक के बाद एक जोरदार मुक्के जिन झाओ के शरीर पर पड़ते हैं। उसके चेहरे पर चोट लगती है और मुंह से खून निकलने लगता है। आखिरकार वो रिंग की रस्सियों के पास गिर जाता है। भीड़ के बीच खड़ी जियांगमो ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। उसने जिन झाओ को कभी इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था। उसकी हालत देखकर जियांगमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घबराकर अपना चेहरा ढक लेती है। वो क्रेजी जिन से पूछती है कि फाइट क्यों नहीं रोकी जा सकती। क्रेजी जिन उसे समझाता है कि इस रिंग में उतरने के बाद फाइट को बीच में रोकना आसान नहीं है। जियांगमो इतनी परेशान हो जाती है कि वो पूछती है कि अगर वो सारे पैसे दे दे तो क्या फाइट रुक सकती है।
लेकिन तभी रिंग में पड़ा जिनझाओ जियांगमू की आवाज़ सुनता है। उसकी आवाज़ और उसके आंसुओं का जिनझाओ पर गहरा असर होता है। जिनझाओ फिर से उठ खड़ा होता है। अभी तक जो लड़का छोटों से लड़खड़ा रहा था, अब अचानक पूरी ताकत के साथ हे झांग पर टूट पड़ता है। वो लगातार हमला करता है और आखिरकार हे झांग को जमीन पर गिराकर फाइट जीत जाता है। फाइट खत्म होते ही जिनझाओ जियांगमू का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से बाहर अपनी कार में ले जाता है। लेकिन कार में बैठते ही जियांगमू अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो बुरी तरह रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिनझाओ खुद को इस हालत में क्यों पहुंचा रहा है। वो उसे बताती है कि उसने इतने साल उसका इंतज़ार किया, उसे इतने सारे ख़त लिखे, लेकिन जिनझाओ ने कभी एक भी जवाब नहीं दिया। वो हर गर्मी की छुट्टियों में उसके वापस आने का इंतज़ार करती थी। उसे डर रहता था कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं करेगी तो जिनझाओ उससे निराश होगा। इसी वजह से उसने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की। लेकिन जिस इंसान को खुश करने के लिए वो इतने साल मेहनत करती रही, वही जिनझाओ आज अपनी जान जोखिम में डालकर बॉक्सिंग कर रहा था। जिनझाओ उसके सामने चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी फाइट की चोटें थीं, लेकिन वो जियांगमू को कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर बाद वो बस इतना कहता है कि अब जियांगमू ने वो सब देख लिया है जो उसे देखना था, इसलिए अगले दिन वो उसके लिए वापस चीन जाने की टिकट बुक कर देगा। जियांगमू भी आंसुओं के बीच कह देती है कि ठीक है, वो अगले दिन एयरपोर्ट चली जाएगी और फिर ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करेगी। दोनों के बीच कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। लेकिन तभी जिनझाओ की नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। पीछे एक पीले रंग की ट्यून की हुई स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से उनकी कार का पीछा कर रही थी। जिनझाओ तुरंत समझ जाता है कि मामला ठीक नहीं है। वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और मानशी की सड़कों पर तेजी से कार दौड़ाने लगता है। जियांगमू घबराकर उसकी तरफ देखती है। जिनझाओ उसे बस इतना कहता है, कसकर पकड़ो, और अगले ही पल दोनों की कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगती है। लेकिन आखिर वो पीली स्पोर्ट्स कार कौन चला रहा था और जिनझाओ का पीछा क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब अभी सामने आना बाकी था। रात के अंधेरे में जिनझाओ अकेला एक झूले पर बैठा होता है। कुछ देर बाद वो जियांगमू का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोलता है। अंदर वही फाउंटेन पेन रखा होता है जो कभी उसने जियांगमू को दिया था। जिनझाओ उस पेन को अपने हाथ में लेता है और कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, मुंह। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जिस लड़की को वो खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, सच तो ये था कि वो आज भी उसके दिल के सबसे करीब थी। तो दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। जियांगमू मानशी में रुक चुकी है और जिनझाओ उसे खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पुराना रिश्ता जिंदा है। दूसरी तरफ जिनझाओ की जिंदगी में खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जियांगमू भी अनजाने में उसी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। आखिर जिनझाओ जियांगमू से इतना दूर क्यों रहना चाहता है? उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? और क्या जियांगमू कभी उस सच को जान पाएगी? ये कहानी अभी बहुत लंबी है और आगे जो होने वाला है वो इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए बाय।